जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 9th का जो साइंस का बुक है यानी विज्ञान का जो बुक है उसको चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे। अध्याय फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, मास होता है, और ये कुछ स्थान घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। ये VBI है। यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल नेचर। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग देखते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर आर मेड अप फ्रॉम पार्टिकल। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, यानी लगातार होते हैं लकड़ी के टुकड़े की तरह। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थों के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। क्रियाकलाप है 1.1। 100 ml का बीकर लीजिए। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल का स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव का ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यानी पहले हमको मान लेना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा चित्र 1.1 में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण। जल है, नमक मिलाया गया है, जल हिलाएं, नमक, और ये जल और नमक बराबर से मिल गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, वहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है 1.2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें
इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। क्या जल अब भी रंगीन है? इसके जो है ना क्रियाकलाप को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का क्रियाकलाप बहुत वीआई होता है। यहाँ से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पिक्चर में दिखाया गया है 100 ml का वो कीप लिया गया है, उसमें 100 ml वाटर है, उसमें थोड़ा सा मिलाया, फिर 10 ml उस मिले हुए से निकाल के अगला जो है 100 ml वाला में मिला दिया गया है। उसी तरह अगला बर्तन जो है इससे 10 ml निकाल के अगला बर्तन वाला है 100 ml उसमें डाला गया है, मात्र 10 ml निकाल के डाला गया। इसी तरह कैरी ऑन किया गया। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। तनुकृत करना मतलब पानी में मिलाना। हर एक बार पानी में मिला रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, पानी रंगीन नज़र आ रहा है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। रंगीन हो ही रहा है। शुरू में 100 ml लिया और उसमें 10 ml मिलाया, अब इससे निकाल के 10 ml नेक्स्ट जो जार है उसमें मिलाया। उसी तरह प्रक्रिया आगे किया गया। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। डिटॉल तो आसानी से घर पर उपलब्ध है, इसे हम लोग घर पर भी करके देख सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकला है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में आगे। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके लिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शकरा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको साबित करने के लिए क्रियाकलाप दिया गया 1.3। ये सब बहुत वीवीआई पॉइंट है जो है ना। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। नॉर्मल इसे बुझा हुआ रख दिया है, वो बोल रहा है कितना समीप जाना पड़ेगा सुगंध लेने के लिए। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
स्याही की बूंदें डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंदें डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 है। एक गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडा पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाना नहीं है, रख देना। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आया VVI पॉइंट, इसको नोट करना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि मैटर या मटेरियल के कण जो है पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। जब वेलोसिटी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाता है तो उसका वेलोसिटी तेज हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों कार्यकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अंतः मिश्रित मतलब मिक्स्ड हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, यानी कणों के बीच, दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, वहाँ जाके जो हम अलग से ऐड किए हैं कोई सबस्टांस, वो सेटल हो जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। नोट करिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण डिफ्यूजन कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम टेम्परेचर देंगे तो विसरण तेज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल का, इसलिए डिफ्यूजन तेज हो जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। हर एक पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप है 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे कसकर पकड़ लें। बिहू कहाँ का खेल है? राष्ट्रीय खेल है असम का। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएं। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। 4 समूह बनाया है। पहला गम कस के पकड़ा है, दूसरा हाथ में हाथ डाल के पकड़ा है, तीसरा उंगली से उंगली डाल के पकड़ा है और चौथा उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक दूसरा कण माने, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? आप सोच कर इसका उत्तर बताइए। नेक्स्ट है क्रियाकलाप, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें।
इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।